आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं तुषार मौत मामले की, जहां पर क्राइम सीन रिक्रिएट के लिए सीबीआई की टीम इस समय भोपाल में गिरबाला के घर पर है और सीबीआई की टीम एक पुतला लेकर आरोपी गिरबाला के घर पर पहुंची है और उस पुतले को फंदे पर यहां टांगा गया है। तस्वीरें जरा आप देखिए उस वक्त की है जब सीबीआई वहां पर पहुंची। इसके बाद आरोपी गिरबाला और उनके बेटे समर्थ से सीबीआई ने सवाल किए, उनसे पूछा कि समर्थ ने कैसे तुषार को फंदे से उतारा था और गिरबाला ने कैसे गले से फंदा खोला था। इसके बाद पुतले को घर में नीचे ले जाने तक का सीन रिक्रिएट किया गया। तो तस्वीरें आप देखिए ठीक उस जगह पर जहां पर तुषार की लाश जो है मिली थी, शव मिला था, वहां पर सीन रिक्रिएट सीबीआई की तरफ से किया गया और एक एक बात का ध्यान रखा गया कि उस वक्त दरअसल हुआ क्या था। भोपाल के कटारा हिल्स इलाके में गिरिबाला के घर पहुंची सीबीआई की टीम। ट्विशा शर्मा मौत मामले की जांच के लिए क्राइम सीन का रिक्रिएशन किया गया। सीबीआई की टीम एक पुतला लेकर सीधे घर की छत पर पहुंची, जहां 12 मई की रात ट्विशा का शव फंदे से लटका मिला था। पुतले का इस्तेमाल कर सीबीआई ने ये पता करने की कोशिश की कि ट्विशा की मौत कैसे हुई। इस दौरान दोनों आरोपी ट्विशा का पति समर्थ और सास गिरिबाला मौजूद रहे। क्राइम सीन रिक्रिएशन के दौरान सीबीआई टीम लगातार दोनों से पूछती रही कि मौत के वक्त परिस्थितियां क्या थीं। समर्थ सिंह का दावा है कि उसने ट्विशा को फंदे से उतारा था और उसकी मां गिरिबाला ने ट्विशा के गले से फंदा खोला था। इसी की जांच के लिए सीबीआई टीम ने एक फंदा बनाया और उस पर 80 किलो वजन के साथ पुतले को टांग दिया। इसके बाद समर्थ से पूछा गया कि उसने कैसे ट्विशा के शव को नीचे उतारा। आरोप है कि ट्विशा ने एक बेल्ट से फंदा बनाकर खुदकुशी की। क्राइम सीन रिक्रिएशन के दौरान ये जांच भी की गई कि ये बेल्ट कितना वजन झेल सकती है। तुषार केस में इस वक्त एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं। मामले के गवाह के साथ मारपीट की जानकारी आ रही है। आरोपी समर्थ के दोस्तों पर मारपीट का आरोप लगा है। नीरज दुबे नाम के शख्स ने यह आरोप लगाया है। सीसीटीवी में ये मारपीट कैद हुई है। ये तस्वीरें जरा आप देखिए जो सामने आई हैं, जहां पर मारपीट करते हुए लोग नजर आए हैं। 30 तारीख को ये मारपीट हुई थी। पीड़ित यहां पर ब्यूटी पार्लर चलाता है और समर्थ के घर के पास ही ये ब्यूटी पार्लर है। तो 30 तारीख को ये जो मारपीट है ये हुई थी, ये जानकारी यहां पर निकल कर आ रही है। पीड़ित ब्यूटी पार्लर चलाता है जिससे मारपीट यहां पर की गई और यहां पर गवाह के साथ ये मारपीट का पूरा दरअसल मामला है। तुषार केस में ये बड़ा अपडेट यहां पर निकल कर आ रहा है। एक तरफ सीबीआई सीन रिक्रिएट करने के लिए पहुंची और ये जानकारी मिल रही है जो गवाह था उसके साथ मारपीट भी यहां पर करने की कोशिश की गई। तो ये मामला जिसको अब सीबीआई यहां पर देख रही है, एक तरफ गहनता से जांच यहां पर की जा रही है, दूसरी तरफ ये एक और अपडेट यहां पर इस मामले को लेकर निकल कर आया कि इस मामले में जो गवाह है उसके साथ मारपीट की गई। आरोपी समर्थ के दोस्तों पर ये आरोप यहां पर लगा है कि उन्होंने इस गवाह के साथ मारपीट की है। नीरज दुबे नाम के शख्स ने ये आरोप यहां पर लगाया है और ये 30 तारीख का मामला बताया जा रहा है जब ये मारपीट की गई। पीड़ित जिसके साथ ये सब हुआ वो ब्यूटी पार्लर चलाता है। तो एक तरफ सीबीआई कड़ियां जोड़ रही है। सीन रिक्रिएट आज करवाया गया, घर पर सीबीआई पहुंची थी समर्थ के और ये जो गवाह है उसको लेकर ये अलग से जानकारी यहां पर निकल कर आई है। आगे बढ़ते हैं। देखिए लखनऊ से भी तुषार मौत केस जैसा बड़ा मामला सामने आया है। मानसी नाम के एक इन्फ्लुएंसर की संदिग्ध मौत यहां पर हो गई है। इससे जुड़ी हुई बड़ी खबर यह है कि मानसी के चाचा का दावा है कि ससुराल वालों ने नहीं मौत की खबर नहीं दी। सीएम योगी से परिजनों ने अब गुहार लगाई है। आरोपियों पर बुलडोजर की कार्रवाई हो, ये मांग यहां पर कर रहे हैं परिवार के लोग। लखनऊ में फांसी के फंदे में मानसी का शव मिला था। संदिग्ध मौत पर 6 के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। परिजनों ने ससुराल वालों पर अब यह आरोप लगाया है। कार की मांग को लेकर उत्पीड़न का आरोप परिजन लगा रहे हैं। मामले की जांच अब पुलिस कर रही है। रियल लाइफ में जिसके 8 लाख फॉलोअर्स थे, उस पर आरोप है कि रियल लाइफ में वो अपनी ही पत्नी का हत्यारा निकला। ससुराल के 6 लोग मानसी वर्मा को बर्दाश्त नहीं कर सके क्योंकि इनके पीछे दहेज का मानव मुंह फाड़े खड़ा था। लखनऊ के सआदतगंज में इन्फ्लुएंसर सागर की पत्नी मानसी वर्मा फांसी के फंदे से लटकी पाई गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हैंगिंग से मौत बताई गई है, लेकिन परिजन कलेजा फाड़ फाड़ कर कह रहे हैं कि ये मौत नहीं हत्या है। आरोप है कि मानसी को स्कॉर्पियो कार की वजह से मार दिया गया और महज 539 दिन का रिश्ता दहेज की बलि चढ़ गया। मानसी की शादी 9 दिसंबर 2024 को हुई थी। शादी में 7 लाख रुपए कैश दिए गए।
हैसियत के हिसाब से सामान दिया गया, लेकिन ससुराल वालों को ये कम लगा। रील में मानसी जिस सुकून में नजर आ रही है, रियल लाइफ में उसे कम दहेज के ताने, मानसिक टॉर्चर और शारीरिक प्रताड़ना दी गई। पुलिस ने पति को हिरासत में ले लिया है। बाकी 5 लोगों पर दहेज हत्या का केस दर्ज किया है। लखनऊ के डीजीपी वेस्ट कमलेश दीक्षित ने इस केस में क्या जानकारियां दी हैं, वो भी जरा देखिए। के साथ हुई थी, ससुराली जनों द्वारा उसका दहेज के लिए उत्पीड़न किया जा रहा था, कार की डिमांड की जा रही थी और 30/5 को उसकी हत्या की गई है। इस सूचना के आधार पर तत्काल एफआईआर दर्ज किया गया। पोस्टमार्टम से हैंगिंग की पुष्टि में हुई है। अभियुक्त गणों की गिरफ्तारी के लिए टीमें सक्रिय हैं, शीघ्र गिरफ्तारी। सर, कार्यालय के दोनों सोशल मीडिया पे काफी एक्टिव रहते थे, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर थे। इस मामले में क्या जानकारी मिल पाई? हाँ, ये बताया जा रहा है कि सोशल मीडिया पे ये काफी एक्टिव थे। इसके जो पति है सागर राजपूत सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर था। सभी चीजों पे हम छानबीन कर रहे हैं। सर, किन लोगों के खिलाफ अब तक नामजद एफआईआर दर्ज हुई है और क्या कार्रवाई है? और जो एफआईआर हुआ है, पति, ससुर, बुआ, सास, नंदोई, नंद के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया। तो ये क्या हमारे साथ डीसीपी वेस्ट कमलेश दीक्षित जी ने साफ तौर पे बताया कि इस मामले में पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है और जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी की जाएगी। लखनऊ से एनडीटीवी इंडिया के लिए विवेक शाह। देखिए, मानसी की शादी होने के महज चंद महीने बाद उससे दहेज की मांग होने लगी। मानसी को परेशान किया जाने लगा और उसने उसकी जानकारी घर वालों को भी दी, लेकिन इस उम्मीद में समझौता होता रहा कि एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन अंत क्या हुआ, वो सब सामने है। ये रिपोर्ट अगर आप देखिए, पूरा मामला आपको समझ में आएगा। मानसी के परिजनों का आरोप है कि शादी के बाद से ही स्कॉर्पियो की मांग हो रही थी और मांग पूरी नहीं होने पर पति, ससुर, ननद और बुआ ने मिलकर मानसी की हत्या कर दी और फरार हो गए। चाचा अविनाश राजपूत ने बताया कि शादी के 2-3 महीने सब ठीक रहा। उसके बाद मारपीट शुरू हो गई। 1 साल पहले पति सागर ने दहेज का सामान तोड़ा। मानसी ने वीडियो कॉल में जानकारी दी, जान बचाने की गुहार लगाई। स्कॉर्पियो की मांग होती थी। मानसी ने कई बार घर वालों को फोन कर परेशान करने की जानकारी भी दी। परिजन कई बार लखनऊ आकर समझौते का प्रयास भी करते रहे, लेकिन दहेज के दानव मानने को तैयार नहीं हुए। मानसी के चाचा ने जो केस दर्ज किया है, उसमें भी दहेज और कार की मांग को लेकर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। तो मानसी की मौत के पीछे कितने आरोपी हैं, उन पर क्या आरोप लगे हैं, मानसी से अतिरिक्त दहेज की मांग कौन कौन करता था, इसे लेकर परिजनों ने बताया है कि शादी में 7 लाख रुपए कैश दिए गए। ससुराल वाले इससे खुश नहीं थे और मानसी को कम दहेज लाने के ताने दिए जाते थे। ससुराल में ससुर राजेश पर परेशान करने का आरोप है। इसके अलावा नंदोई अनु भी प्रताड़ना में शामिल है। ननद बरखा और चांदनी ताने मारते थे और बुआ आशा दहेज में कार की डिमांड करा करती थी। मानसी को शारीरिक यातनाएं दी गई और अब पति सागर पुलिस हिरासत में है और पति समेत 6 लोगों के खिलाफ दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया है। मानसी कानपुर की रहने वाली थी और आज उनके परिजनों और अन्य लोगों ने कानपुर में अपना विरोध जताया है। थाना बाबूपुरवा के सामने विरोध प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन में आरोपियों को फांसी देने के नारे तक यहाँ पर लगाए गए। तो लोगों में गुस्सा है इस मामले के बाद और कानपुर में ये लोग इस मामले में इंसाफ की मांग करते हुए सड़क पर उतरे। बाकायदा गाड़ी के ऊपर पोस्टर यहाँ पर चिपकाया गया था, जिसमें मानसी को इंसाफ दिलाने की बात यहाँ पर कही गई। मानसी कानपुर की रहने वाली थी, इसलिए उनके परिजन और जो बाकी कानपुर के जान पहचान के परिचित लोग थे, वो सड़कों पर यहाँ पर उतरे इस मामले में जल्द कार्रवाई की मांग को लेकर। आगे बढ़ते हैं और अब आपको दिखाते हैं शाम 4 बजे की 4 बड़ी खबरें। म्यांमार के नामकम टाउनशिप में भयंकर धमाका हुआ। हादसे में 55 लोगों की मौत हो गई, 70 लोग घायल हैं। ब्लास्ट में आसपास के 100 से ज्यादा घर तबाह हो गए हैं। खनन के लिए रखी गई विस्फोटक सामग्री के गोदाम में धमाके के बाद यह आग लगी। टीएमसी में बगावत की सुगबुगाहट दिखने लगी है। ममता की बैठक में 80 में से सिर्फ 20 विधायक पहुंचे, 60 विधायक नदारद रहे। सुप्रीम कोर्ट को मिले 5 नए जज, राष्ट्रपति ने नियुक्ति पर लगाई मोहर। सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या बढ़कर 37 हुई। जेईई एडवांस का आया रिजल्ट, कोटा ने फिर मारी बाजी। ऑल इंडिया रैंकिंग में टॉपर बने शुभम कुमार।
आगे बढ़ते हैं और एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं। शनिवार को जिस आईएसआई अंडरवर्ल्ड मॉड्यूल का पर्दाफाश हुआ उसमें बड़ा खुलासा सामने आ रहा है। पता चला है कि गिरफ्तार आतंकियों के टारगेट पर कई अहम ठिकाने थे। सिद्धिविनायक मंदिर भी आतंकियों के निशाने पर था। भाभा एटॉमिक सेंटर, दादर मार्केट भी उनके लिए टारगेट था। मुंबई में 1 दर्जन से ज्यादा ठिकानों को टारगेट कर रहे थे ये लोग। मुंबई के अलावा 5 दूसरे शहरों में भी निशाना करने की तैयारी थी, निशाना लगाने की। और गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ में ये तमाम अहम खुलासे हुए हैं। दिल्ली, चंडीगढ़ जैसे बड़े शहरों को निशाना बनाने की कोशिश में ये लोग यहां पर थे, जिनका पर्दाफाश अब यहां पर हो गया है। और पता चला है कि गिरफ्तार आतंकियों के निशाने पर ये अहम जगहें थी, जिसको लेकर बाकायदा रैकी ये लोग कर रहे थे। मुंबई दहलाने की साजिश नाकाम, दिल्ली दहलाने की साजिश नाकाम, पंजाब धमाके की नाकाम साजिश, चंडीगढ़ दहलाने की नाकाम साजिश। गिरफ्तार आतंकियों ने ऐसा खुलासा किया जिसे सुनकर जांच एजेंसियां भी सन्न रह गईं। आईएसआई, अंडरवर्ल्ड और विदेशी गैंगस्टर्स का एक ऐसा त्रिकोण जिसके निशाने पर थे देश के सबसे वीआईपी और संवेदनशील इलाके। मुंबई के कौन कौन इलाके इनके निशाने पर थे, जांच एजेंसियों ने जो खुलासा किया सुनेंगे तो आप भी हैरान रह जाएंगे। दादर रेलवे स्टेशन, सिद्धिविनायक मंदिर, जेजे ब्रिज, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, तारापुर परमाणु संयंत्र। खुलासे के मुताबिक आतंकियों के नेटवर्क ने इन इलाकों की बाकायदा रेकी भी कर ली थी। मुंबई, दिल्ली, चंडीगढ़ और पंजाब में तबाही मचाने का यह पूरा ब्लूप्रिंट सीमा पार यानी पाकिस्तान में तैयार हुआ था। लेकिन गनीमत रही कि हमारी जांच एजेंसियों ने उनकी हर साजिश को वक्त रहते नाकाम कर दिया। अब समझिए कि जांच एजेंसियों ने इसका खुलासा कैसे किया। सूत्रों के मुताबिक सुरक्षा एजेंसियों को इनपुट मिला था कि पाकिस्तान में बैठे आईएसआई हैंडलर और मुंबई अंडरवर्ल्ड से जुड़े तत्व भारत में स्लीपर सेल को सक्रिय करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके बाद दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल, महाराष्ट्र एटीएस, एनआईए, मुंबई पुलिस की खुफिया इकाई और केंद्रीय एजेंसियों ने संयुक्त अभियान यहां पर शुरू किया। ऑपरेशन की शुरुआत 14 मई को हुई और अब उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर निवासी को पुणे से गिरफ्तार किया गया। पूछताछ के बाद कड़ियां जुड़ती चली गई और एक के बाद एक गिरफ्तारियां इस मामले में होती चली गई। और ये तमाम अहम बातें उसके बाद सामने आई हैं कि कई शहरों को ये लोग टारगेट करने की कोशिश में थे। आगे बढ़ते हैं और आप देखिए, पहलगाम हमले की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, पुख्ता तौर पर उसके तार पाकिस्तान से जुड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। जांच के दौरान एक बहुत बड़ा खुलासा इस मामले को लेकर हुआ। क्या बातें सामने आई हैं, इस रिपोर्ट में देखिए। जब जब ये तस्वीरें सामने आती हैं, हर हिंदुस्तानी का खून खौल उठता है। हमले की रची गई थी बड़ी साजिश। आतंकी हमले की जांच में बड़ा खुलासा। यह हमला अचानक से नहीं रचा गया, बल्कि इसकी तैयारी काफी लंबे वक्त से की जा रही थी। मुठभेड़ में मारे गए आतंकियों के पास से मिले एक मोबाइल ने सीधे पाकिस्तान के उस नेटवर्क को बेनकाब कर दिया है जो आतंकियों को लॉजिस्टिक मदद पहुंचा रहा था। जांच में पता चला है कि आतंकियों के पास मौजूद रेडमी 90 फोन जनवरी 2021 में कानूनी तरीके से पाकिस्तान से कराची मंगाया गया था। हैरान करने वाली बात यह है कि ये फोन पूरे 4 साल तक पूरी तरह बंद पड़ा रहा। न कोई सिम डली, न कोई इंटरनेट गतिविधि हुई। सुरक्षा एजेंसियों को शक है कि इस फोन को किसी खास मिशन के लिए स्लीपर मोड पर रखा गया था। 4 साल बाद 2025 में इसे अचानक एक्टिव किया गया और सीधे पहलगाम में 26 बेगुनाहों का खून बहाने वाले आतंकियों के हाथों में सौंप दिया गया। और अब आपको दिखाते हैं 4 बजे की क्राइम से जुड़ी हुई 4 बड़ी खबरें। राजस्थान के जोधपुर में बदमाशों का आतंक, घर पर डंडों और पत्थरों से की जमकर तोड़फोड़। गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई, पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया। बिहार के मुजफ्फरपुर में कुख्यात अपराधी गोविंद शर्मा की गोली मारकर हत्या। गैंग वॉर में मारा गया शूटर गोविंद, पूर्व मेयर, हत्याकांड का था आरोपी। उत्तर प्रदेश के बदायूं में पुलिस मुठभेड़ के दौरान 3 बदमाश गिरफ्तार, 2 को लगी गोली, सिपाही भी घायल। गाजियाबाद में नाबालिग से दुष्कर्म मामले में बड़ा एक्शन, पुलिस ने एनकाउंटर के बाद आरोपी को किया गिरफ्तार।
आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं सूर्या चौहान मौत मामले की। गाजियाबाद के खोड़ा सूर्या चौहान नाम के युवक की हत्या के मामले में प्रशासन की सख्ती अब दिख रही है। इस मामले में आरोपी असद एक पुलिस मुठभेड़ में मारा जा चुका है। अब उसके घर पर बुलडोजर कार्रवाई की तैयारी है। प्रशासन ने असद के घर पर नोटिस चिपका दिया है। इसमें कहा गया कि ये घर अवैध है, घर को 15 दिन में खाली करने और खुद गिराने की चेतावनी दी गई है। गाजियाबाद के सूर्या हत्याकांड में मारे गए आरोपी असद के घर चिपका प्रशासन का नोटिस। जिला प्रशासन ने घर के निर्माण को अवैध बताते हुए 15 दिन में इसे खाली करने का आदेश दिया है। यह भी कहा गया है कि इसी दौरान अवैध निर्माण गिरा दिया जाएगा। ये जो विजुअल्स है, इस पूरी बिल्डिंग का विजुअल्स दिखाई। देखिए आप, बाहर की तरफ प्लास्टर नहीं हुआ है, पूरी तरीके से रॉ स्ट्रक्चर है, लेकिन बिल्डिंग जो है वो तकरीबन 3 माले की बनी हुई है। और इसमें ये परिवार जो है पहले यहाँ पर रहता था और जिला प्रशासन की तरफ से ये नोटिस दिया गया है कि आपको 15 दिनों के अंदर जो है इस जगह को वेकेट करना है, आप खुद ही हटा ले। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ अन्यथा स्थिति में वैधानिक कार्रवाई करते हुए स्वयं पर हटा दिया जाएगा। नोटिस के मुताबिक जिस जमीन पर यह घर बना है वो सरकारी बंजर जमीन है और उस पर अवैध कब्जा किया गया है। उधर रिकॉर्ड्स के मुताबिक गाजियाबाद के खोड़ा में संपत्ति असद के पिता के नाम पर रजिस्टर्ड है। इस बीच सूर्या हत्याकांड के बाद से इलाके में तनाव है। मुठभेड़ में असद की मौत के बाद से तनाव और बढ़ गया है। इसे देखते हुए इलाके में पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। इस बीच सूर्या चौहान की हत्या के आरोपी असद की मुठभेड़ में मौत पर विपक्ष ने सवाल उठाए हैं। उधर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हम दुर्जनों के लिए दुर्जन हैं, सज्जनों के लिए सज्जन हैं। दोस्ती की आड़ में चाकूबाजी मंजूर नहीं है। सूर्या चौहान की हत्या का आरोपी असद शनिवार रात गाजियाबाद के एक मुठभेड़ में ढेर हो गया। वो हत्या के बाद से फरार था और उस पर 50,000 रुपए का इनाम रखा था। इसके बाद से मुठभेड़ को लेकर सवाल खड़े हो गए। जिस व्यक्ति ने अपराध किया उसको अपराधी बोलिए, उसकी जाति और धर्म देख करके अगर एक्शन करोगे तो फिर लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल नहीं होगा। अपराध को अपराध के नजरिए से, अपराधी को अपराधी के नजरिए से देखना चाहिए। हिंदू मुसलमान में वर्गीकरण करके लोग अपराध की परिभाषा को कम कर रहे हैं। उधर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का रुख सख्त बना हुआ है। एक सभा में उन्होंने ऐसे मसलों को लेकर साफ चेतावनी दी। आपने भी गाजियाबाद में देखा होगा, दोस्ती की आड़ में छुरेबाजी स्वीकार्य नहीं और कतई स्वीकार्य नहीं होगा। अगर कोई अपनी नालायक औलाद को समझा नहीं पा रहा है तो समझो कि गलती कर रहा है। बंगाल की शुभेंदु सरकार के आदेश पर तेजी से अमल हो रहा है। आज से बंगाल के सभी स्कूलों में वंदे मातरम की गूंज सुनाई दी। स्कूलों में मॉर्निंग असेंबली के दौरान छात्रों ने राष्ट्रगान से पहले राष्ट्रगीत वंदे मातरम गाया। बंगाल में एक नई सुबह, एक नया सुर और यहाँ के स्कूलों में राष्ट्रभक्ति की गूंज। पश्चिम बंगाल के कोने कोने से आज कुछ ऐसी ही तस्वीरें सामने आई। राज्य की शुभेंदु सरकार के आदेश के बाद आज से पश्चिम बंगाल के सभी स्कूलों में मॉर्निंग असेंबली के दौरान वंदे मातरम का गायन अनिवार्य रूप से शुरू हो चुका है। सरकार का कहना है कि इस कदम का उद्देश्य बच्चों में देशभक्ति और सांस्कृतिक मूल्यों को मजबूत करना है। आसनसोल हो या हुगली, जलपाईगुड़ी हो या कोलकाता, कूच बिहार हो या अलीपुरद्वार, हर जिले से राष्ट्रगीत की ये गूंज इस बात का गवाह है कि आदेश का पालन जमीनी स्तर पर शुरू हो गया है। बच्चों के चेहरों पर एक नया उत्साह है, तो वहीं शिक्षा व्यवस्था में इसे एक बड़े सांस्कृतिक बदलाव के तौर पर देखा जा रहा है। आदेश नया है, लेकिन ये धुन दशकों पुरानी है और अब बंगाल के स्कूलों की सुबह इस ऐतिहासिक गीत के साथ शुरू होगी। बंगाल के स्कूलों में आज पहला दिन था जब बच्चों ने मॉर्निंग असेंबली में वंदे मातरम गाया। इसको लेकर न सिर्फ बच्चों में बल्कि शिक्षकों में भी खासा उत्साह दिखा। इनका मानना है कि इससे बच्चों में राष्ट्रभक्ति की भावना को बल मिलेगा। पहले विद्यालय प्रार्थना, फिर राष्ट्रगीत, फिर राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत वंदे मातरम, राष्ट्रगान जन गण मन, फिर उसके बाद तो क्लास। छात्रों को उत्साह मिलता है, उसके अंदर देशभक्ति जागृत होता है और ये जरूरी है।
छात्र जीवन में हम लोग के मन में राष्ट्र प्रेम एवं देशभक्ति जगेगा, जो हम लोग के लिए बहुत अच्छा है। आज हम लोग बहुत ही उत्साह के साथ जन गण मन भी किए, वंदे मातरम भी किए, जो कि हम लोग को बहुत ही अच्छा लगा करके। देश का निर्माण जो बहुत दिनों से चलता आ रहा है उसी हिसाब से सही है। हम सभी शिक्षकों के लिए बहुत ही गर्व का जो है पल है, क्षण है। रोज के रोज हम लोग जो है वंदे मातरम की स्तुति से स्कूल का जो है पठन पाठन स्टार्ट होगा और बच्चों के मन में राष्ट्र प्रेम की भावना जो है जागृत होगी। हम लोग कोशिश कर रहा है, आज माइक से किया है, बच्चा लोग ताल मिलाया, हम टीचर लोग भी गाया है। आगे बढ़ते और एक बड़ी खबर आपको बताते हैं। तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ममता बनर्जी ने पार्टी विरोधी गतिविधियों को लेकर सख्त कदम उठाए हैं। तृणमूल कांग्रेस ने विधायक ऋतव्रत बनर्जी और संदीपन साहा को पार्टी से निकाल दिया। इन दोनों विधायकों को पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के कारण निष्कासित किया गया है। ऋतव्रत बनर्जी उलुबेरिया पूर्व से तृणमूल कांग्रेस के विधायक हैं, जबकि संदीपान साहा इंटालिया विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये कार्रवाई मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के तुरंत बाद हुई जिसमें उन्होंने दावा किया था कि विधानसभा में कथित हस्ताक्षर जालसाजी मामले की सीआईडी जांच इन्हीं दोनों टीएमसी विधायकों की ओर से विधानसभा अध्यक्ष को दी गई औपचारिक शिकायत के आधार पर शुरू की गई। पश्चिम बंगाल में सत्ता हाथ से जाते ही तृणमूल कांग्रेस के भीतर दरारें अब खुलकर सामने आने लगी हैं। ममता बनर्जी के कालीघाट आवास पर बुलाई गई अहम बैठक उस वक्त रद्द करनी पड़ी जब ज्यादातर विधायक नदारद रहे। बंगाल में दीदी की सत्ता क्या गई, साग पर भी संकट आ गया। करारी हार के बाद अब तृणमूल कांग्रेस के भीतर एक ऐसा सियासी तूफान खड़ा हो गया है जिसने ममता बनर्जी की नींद उड़ा दी है। इसकी एक बड़ी बानगी कालीघाट में होने वाली बैठक में दिखी। यहाँ टीएमसी विधायक दल की बैठक बुलाई गई, लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि पार्टी के 80 विधायकों में से केवल 20 विधायक की बैठक में पहुंचे। कोरम पूरा न होने की वजह से बैठक को आनन फानन में रद्द करना पड़ा। बगावत की आहट ऐसे वक्त में हुई जब एक दिन पहले ही अभिषेक बनर्जी और सांसद कल्याण बनर्जी पर हुए हमलों को लेकर पार्टी आक्रामक थी। हालांकि डैमेज कंट्रोल के लिए उतरी टीएमसी ने सफाई दी कि विधायक हमले के विरोध और जमीनी स्थिति को संभालने में व्यस्त थे, इसलिए नहीं आ पाए। वहीं विपक्ष हमलावर है। उनका कहना है कि हार के बाद टीएमसी में नेतृत्व को लेकर असंतोष है और कई नेता विकल्प तलाश रहे हैं। चुनावी समीक्षा और आगे की रणनीति तय करने के लिए बुलाई गई इस बैठक का फ्लॉप होना साफ इशारा करता है कि दीदी के गढ़ में अब ऑल इज नॉट वेल। हार पर टीएमसी में इस्तीफों की बाढ़ आ गई है और इसकी लिस्ट बहुत लंबी होती जा रही है। सबसे पहले टीएमसी प्रवक्ता बिस्वजीत देव का पद से इस्तीफा सामने आया। शांतनु सेन का टीएमसी प्रवक्ता पद से इस्तीफा हुआ। अभिजीत मजूमदार का असम टीएमसी प्रमुख पद से इस्तीफा। फिर काकोली घोष ने टीएमसी में सभी संगठन पद से इस्तीफा दे दिया। अरूप चक्रवर्ती ने टीएमसी प्रवक्ता पद से इस्तीफा दिया। अब डायमंड हार्बर में टीएमसी के 8 पार्षदों का इस्तीफा हुआ है। चंदन नगर के मेयर 30 टीएमसी पार्षदों का इस्तीफा हुआ। इसके अलावा भाटपाड़ा में 30 टीएमसी पार्षदों ने इस्तीफा दे दिया। गारुलिया में 18 टीएमसी पार्षदों ने इस्तीफा दिया। इसके अलावा हाली शहर में 16 टीएमसी पार्षदों ने अपने आप को पार्टी से अलग कर लिया। उधर बैराकपुर में 15 पार्षदों का इस्तीफा हो गया और कांचरापाड़ा में भी 14 टीएमसी पार्षदों ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। तो इस तरह ये इस्तीफों का सिलसिला लगातार टीएमसी में जारी है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं और एक और महत्वपूर्ण खबर की बात करते हैं। आज सीआईडी के सामने पेश नहीं हुए अभिषेक बनर्जी। तबियत खराब होने की वजह से वो पेश नहीं हुए। टीएमसी विधायक के सिग्नेचर की जांच के मामले में आज सीआईडी ने अभिषेक को पूछताछ के लिए बुलाया था। शोभन देव चटर्जी के नाम भेजी गई थी चिट्ठी और विधानसभा में टीएमसी नेता चयन से जुड़ा हुआ ये मामला है। वहीं फर्जी सिग्नेचर मामले में एक और बड़ी खबर यह है कि इस मामले में पश्चिम बंगाल सीआईडी ने 5 सदस्यीय एसआईटी टीम का गठन कर दिया। एसआईटी की इस जांच टीम की कमान डीआईजी रैंक के अधिकारी को सौंपी गई है। इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं और बात उत्तर प्रदेश की अब करते हैं। उत्तर प्रदेश के बिजनौर में सीएम योगी की विस्थापितों को बड़ी सौगात सामने आई है। पाकिस्तान से विस्थापित हुए 1645 परिवारों को भूमिधरी अधिकार पत्र सौंपा गया। इस मौके पर सीएम योगी ने कहा कि इन विस्थापितों के दशकों की पीड़ा का आज अंत हो गया। यह हमारे लिए भावुकतापूर्ण क्षण है। भावुकतापूर्ण क्षण भी है और आनंद का क्षण भी कि हम सब यहां पर आज इन विस्थापित परिवारों की
जिनकी संख्या अभी 1645 है, यानी कुल मिलाकर के 8,000 से 10,000 लोगों को आज एक कागज एक साथ उनके परिवार के सदस्यों को प्राप्त हो रहा है। दशकों का दर्द, अपनों को खोने की टीस और एक आदद इज्जत की जिंदगी की तलाश। पाकिस्तान और बांग्लादेश से आकर उत्तर प्रदेश में बसे विस्थापितों के जीवन में आखिरकार वो ऐतिहासिक सवेरा आ ही गया जिसका उन्हें बरसों से इंतजार था। सीएम योगी आज बिजनौर पहुंचे, जहां उन्होंने पाकिस्तान से विस्थापित 1645 परिवारों और 50 पूर्व सैनिकों लीज धारकों को भूमिधरी अधिकार पत्र सौंपकर उन्हें जमीन का असली मालिक बना दिया। आज चौथी पीढ़ी में यह अवसर आ पाया है जब हम इन सभी विस्थापित परिवारों को यहां पर उनकी जमीन का मालिकाना अधिकार देने की ओर आगे बढ़ चुके हैं। योगी सरकार का साफ संदेश है, शोषितों और वंचितों को समाज की मुख्य धारा से जोड़कर सुरक्षा, सुविधा और सम्मान देना। साफ है कि सरहद पार से आए इन परिवारों के लिए यह सिर्फ जमीन का टुकड़ा नहीं, बल्कि सम्मान से जीने का वो नया रास्ता है जो अब उत्तर प्रदेश में मुमकिन हो चुका है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार लगातार विस्थापितों को उनका हक दिलाने पर काम कर रही है। बिजनौर से पहले भी कई जिलों में विस्थापित हिंदू परिवारों को घर जमीन दिया जा चुका है। 19 अप्रैल 2022 को कानपुर देहात में बांग्लादेश से विस्थापित 63 हिंदू परिवारों को घर और जमीन दिया गया। इस साल 25 मार्च को बहराइच में 118 विस्थापित हिंदू परिवारों को घर और जमीन यहां पर दिया गया और इसी साल 11 अप्रैल को लखीमपुर खीरी में बांग्लादेश से विस्थापित 331 परिवारों को जमीन दी गई। इसके बाद आज यानी 1 जून को बिजनौर में पाकिस्तान से विस्थापित 1645 हिंदू परिवारों को जमीन दी गई।